हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 मई 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज हम इसको लेकर 3 प्रमुख समाचार देखेंगे। पहला है पोखरण फर्स्ट या इस्माइल बुद्धा के 50 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन आज से 50 साल पहले 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था, जिसका नाम पोखरण फर्स्ट या उसका कोड नेम था इस्माइल बुद्धा। ठीक है। दूसरा है कि रूस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चीन के दौरे पे थे। ऐसे में रूस और चीन की नज़दीकियां बढ़ रही है और रूस चीन की बढ़ती दूरी से भारत को लेकर क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है मेडागास्कर का बाओबाब वृक्ष। एक बाओबाब वृक्ष है, वो मेडागास्कर में पाया जाता है। उसकी 6 प्रजातियाँ, एक अफ्रीका में भी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। और इसे जो है जंगलों की माँ जननी या जंगलों की जननी या मदर ऑफ फॉरेस्ट माना जाता है। इसको लेकर अध्ययन हुआ है, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है पोखरण फर्स्ट या स्माइलिंग बुद्धा के 50 वर्ष पूरे। आज 18 मई है और 2024 से आज से 50 साल पहले 18 मई 1974 को भारत ने अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में स्थित पोखरण रेंज 1 में एक न्यूक्लियर परीक्षण किया था, न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट किया था और उसका नाम रखा था इस्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था। इसलिए ये हम पढ़े इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उसके 24 साल बाद 11 और 13 मई, वो भी मई में ही था, 11 और 13 मई 1998 को अपना दूसरा परीक्षण किया था पोखरण 2, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। उसके हम पिछले साल ही उसके 25 साल पूरे हुए हैं, तो हमने उसको अभी पिछले साल मई में पढ़ाया था। इस साल इसके पोखरण 1 के 50 साल पूरे हुए हैं। तो आइए ज़रा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, परिचय देखते हैं। तो 18 मई 1974 को भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के हिस्से के रूप में राजस्थान के पोखरण में अपना ऐतिहासिक पहला परमाणु परीक्षण किया था। और इस समय इंदिरा गांधी, जो उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस घटना को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था। यानी कि उन्होंने कहा था कि इसका हम जो परमाणु विस्फोट किए हैं, इसका उपयोग हम शांतिपूर्ण यानी ऊर्जा आदि जरूरतों के लिए करेंगे, न कि हथियार के लिए। ठीक है। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य या P5, जिसमें USA था, सोवियत संघ था, फ्रांस, चीन और UK था, ये लोग विरोध न हो सके या इनको आश्वस्त करने के लिए कहा गया था कि हमारा जो पोखरण फर्स्ट था वो शांतिपूर्ण तरीके के लिए है, इसीलिए इस्माइल बुद्धा कहा गया था। क्यों इस्माइल बुद्धा कहा गया था, अभी आगे हम उसको देखते हैं। ठीक है। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि में ये की गई थी? तो देखिए 1945 में विश्व युद्ध का जो समाप्त होता है और उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, अभूतपूर्व विनाश हुआ था। और अमेरिका ने जो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे, नाभिकीय बम गिराए थे, उसके बाद स्थिति बहुत ही नाभिकीय स्थिति को लेकर दुनिया समझ गई थी कि एक क्या स्थिति है। और 1949 में रूस ने भी अपने यहाँ जो है क्या प्राप्त कर लिया था, सोवियत संघ द्वारा भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। इसके बाद ये निर्णय इन लोगों ने द्वारा किया गया कि दुनिया में इस नाभिकीय बम का प्रसार नहीं किया जाएगा। इसको रोकने के लिए कई सारी चीज़ें की गई थी। बाद में 1968 में एक न्यूनतम पीस बनाया जा सके, इसको लेके एक संधि की गई थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT 1968 की। इस संधि की खास बात थी कि इसमें यह कहा गया था कि एक कट ऑफ डेट था, वो 1900 यानी 1 जनवरी 1967 के पहले जिन लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिनको वो लोग P5 या परमाणु 5 कहते थे, जिसमें से वही 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के थे। अमेरिका ने तो पहले ही कर लिया था, 49 में रूस ने भी कर लिया था, फिर UK, फ्रांस और सोवियत संघ तो पहले 49 में ही कर लिया था, और चीन ने भी 1964 में ये परीक्षण कर लिया था। यानी सभी के सभी 67 के पहले तक कर लिए थे। उनको छोड़कर बाकी किसी को भी, यानी वो परमाणु 5, वो परमाणु शक्ति धारक देश थे, उनके सिवा किसी और को भी परमाणु परीक्षण करने पे रोक लगा दी गई थी। किसके लिए? हथियारों के लिए।
और उसको एक समझौता जो हस्ताक्षर करता होंगे उनको एक IAEA के निगरानी में अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम रखना पड़ेगा। और भारत ने कभी भी इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना है कि यह हैव एंड हैव नॉट में ये बांटता है। ठीक है, भारत ने पोखरण 1 का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि भारत ने इस संधि पर आपत्ति जताई थी, कहा था कि ये कुछ लोगों के पास तो परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देता है जबकि कुछ अन्य लोगों को ये नहीं देता है। ऐसे में भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था। जब भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था तो भारत पे एक तरह से देखा जाए कि उसको परमाणु उसको लेकर सशंकित था, कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा था। साथ ही में शुरू में जैसे हमारे घरेलू स्तर पर हमारे जो वैज्ञानिक थे, होमी भाभा, भारतीय वैज्ञानिक होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई ने भारत में परमाणु ऊर्जा के परीक्षण के लिए पहले ही आधार तैयार कर लिया था। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग भी बन गया था जिसके निदेशक भाभा थे। और भाभा का कहना था कि अगर हम परमाणु परीक्षण करके इससे ऊर्जा और इस तरह कर लेंगे तो हमें दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका विचार परमाणु हथियारों को लेकर और विशेष तौर पे किसी भी तरह के हथियारों को लेकर थोड़ा सा वो उसको उनके प्रति नकारात्मक था। वो थोड़ा शांतिवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिसके कारण वो इसको लेकर आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, 60 के दशक में नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है। 60 के दशक में पूरा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, मोरारजी देसाई की भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे शास्त्री जी आते हैं, फिर इंदिरा जी आती हैं। इसी दौरान 62 का युद्ध हम हार चुके होते हैं, 65 और 71 का युद्ध हम पे थोपा गया था, हालांकि हम उस युद्ध में जीत गए थे। और ये सारी चीज़ें, और हमारा पड़ोसी जिससे हम बुरी तरह से युद्ध हारे थे 62 में, उसने 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। इन सभी चीज़ों ने हमें बाध्य कर रहे थे कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करें, न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना कि कैसे पोखरण परीक्षण करने में, वो था नेहरू की विपरीत उनकी बेटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इसको लेकर वो नकारात्मक नहीं था। वो चाहती थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न हो, क्योंकि वो एक रियल पॉलिटिक्स की स्थिति को देखती रहती थी। और ये बात एक किताब बताया जाता है कि उनके बारे में लिखा जाता है कि उनके जो बहुत करीबी लोग थे, यहाँ तक कि उनके जो बहुत शक्तिशाली 2 PN हक्सर और एक धर करके, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि परीक्षण हो, लेकिन इंदिरा जी चाहती थी कि ये परीक्षण किया जाए। और फिर प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तो परीक्षण होगा ही। और 18 मई 1974 को 12-13 किलोटन TNT की शक्ति के साथ एक परमाणु विस्फोट किया गया। कहाँ किया गया था? पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित सेना परीक्षण रेंज पोखरण को चुना गया था। और इस परीक्षण का कोड नाम रखा गया था इस्माइल बुद्धा, क्योंकि जिस तारीख को यह परीक्षण किया गया था उस तारीख को 1974 में बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा या महात्मा बुद्ध की जयंती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के बाद क्या हुआ देखिए, तो भारत ने दुनिया को तो दिखा दिया कि वो विषम परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। लेकिन इसके बाद, परीक्षण के बाद, भारत ने बताया कि वो अपने शांतिपूर्ण दृष्टि से कर रहा है। उसने सैन्य दृष्टि से हथियार बनाने की होड़ नहीं की। ऐसा किया 24 साल बाद, 74 के बाद 24 साल बाद 11 और 13 मई को पोखरण 2 1998 को पोखरण 2 किया गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो ये 24 साल का जो हमें समय लिया, इसलिए क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम ऐसा करें। हालांकि उस परीक्षण के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जो उन्होंने एक परमाणु अप्रसार अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु सहायता निर्यात देने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। इतने से ही अमेरिका ने नहीं माना, वो परमाणु उपकरण और विखंडनी पदार्थ को रोकने के लिए एक ग्रुप और या लॉबी भी बनाता था। इसको लेकर जो है उसने NSG बनाया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। ये 48 देशों का समूह है। इसमें खास बात यह है कि ये लोग किसी भी ऐसे देश को अपने हथियार नहीं भेज, अपने उसके आपस में जो है सामान को नहीं बेचते हैं, परमाणु या इस तरह के प्रौद्योगिकी को, जो
कह सकते हो कि एनपीटी का हस्ताक्षर करता न हो या जो आईएईए के निगरानी में न हो। 48 सदस्य देश हैं, इसमें किसी नए मेंबर की नियुक्ति 48 सदस्य जब उसके लिए सम्मिलित होंगे, सहमत होंगे, तभी हो सकती है, यानी आम सहमति से ही हो सकती है, ऐसे नहीं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत 2008 से ही, 2008 क्यों, क्योंकि 2005 में अमेरिका की भारत के परमाणु प्रौद्योगिकी को लेकर विचार बदलता है, जब उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपस में बातचीत करते हैं, वाशिंगटन में समझौता होता है कि इसको लेकर परमाणु शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को लेकर, यानी परमाणु सहयोग को लेकर आगे बढ़ने की उन पे बातचीत होती है। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती है, अमेरिका ने प्रयास कर करके अपने यहाँ पे एक कानून करके एनपीटी से एक अलग भारत को लेकर, जैसे P5 के लिए जो छूट है वो भारत के लिए भी छूट है। P5 के लिए क्या छूट है कि वो अपने सैन्य जो न्यूक्लियर हैं रिएक्टर्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, और जो कह सकते हो कि सेवा वाले या सहयोग वाले जो असैन्य रिएक्टर हैं उनको अलग कर देते हैं। भारत को भी यही छूट दी गई कि वो अपना सैन्य अलग कर ले, असैन्य अलग कर ले। जो असैन्य है वो आईएईए की निगरानी में रहता है, जो सैन्य है उसमें कोई निगरानी नहीं रहता है। और किसको क्या करेगा ये भारत है। बस अब ये है कि जो सहायता आएगा, नाप की जो उपकरण आएंगे या जो चीज़ें होंगी, उनका प्रयोग भारत अपने नाभिकीय हथियार के रूप में नहीं कर सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखी गई है। और भारत 2008 से ही अपने जो न्यूक्लियर क्लब बोला जाता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, क्योंकि उसमें जुड़ने के साथ भारत अपने ईंधनों की भी आपूर्तिकर्ता हो सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी बेच सकता है, रिएक्टर आदि उसमें शामिल होना चाहता है। शुरू में ऑस्ट्रेलिया का भी विरोध था, स्विट्ज़रलैंड का भी विरोध था, एक और छोटा सा देश था उसका भी विरोध था, लेकिन धीरे धीरे, और चीन का भी विरोध था, लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों का विरोध कम होता गया है। अब केवल एक ही हमारा विरोधी है, वो है चीन। ठीक है, तो भारत भी एक ऐसी है, एमटीसीआर है, उसमें भी भारत चीन को नहीं आने देना चाहता है। अमेरिका ने भारत को और रूस ने मिलकर जो है भारत को तो उसमें शामिल करा दिया है एमटीसीआर में, लेकिन चीन अभी भी उसमें नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसमें भी यही तरह के समझौते हैं और भी कई समझौते हैं, चल ही रहा है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि भारत ने खुद को इन हथियारों का एक जिम्मेदार, भारत का देखा गया कि वो भले एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि उसने 98 के बाद से दिखाया कि भारत का रिकॉर्ड उन देशों से भी बेहतर है जो देश एक तरह के संधि के हस्ताक्षर करता है। अपना सेल्फ कंट्रोल भारत का इतना बेहतर है, रिकॉर्ड इतना बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब धीरे धीरे अपने बदल चुके हैं, जर्मनी भी बदल चुके हैं, और जापान ने भी अपने परिवर्तन को बदला है। निश्चित रूप से उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक जुड़ाव या स्ट्रेटेजिक हमारा बढ़ता महत्व भी शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए देखते हैं, अगला है रूस चीन के गहरे होते रिश्ते और भारत के लिए इनका मायना। रूस के प्रधानमंत्री अपने नए कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर चीन की यात्रा करते हैं, और ये काफ़ी यात्रा कर चुके हैं। दोनों देशों ने जैसे जब मिले हैं तो रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा चीन के साथ जो संबंध है वो, उसका मूल बात ये है कि ये अवसरवादी संबंध नहीं है, और दूसरा है ये किसी और के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एवरलास्टिंग है, ये है, और देखा जाए तो ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़त बनाए हुए है, कई सारे नए नए खार्किवादी क्षेत्रों पर वो कर रहा है, और इस समय रूस का युद्ध में मोमेंटम है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि रूस के लिए ये सबसे बेहतर समय है कि कुछ और क्षेत्रों को करके वो बफर बना के वो इस पे शांति प्रक्रिया की तरफ लौट जाए। और अभी कुछ दिन पहले याद होगा कि चीन के राष्ट्रपति भी यूरोप की यात्रा पे थे, वो फ्रांस की यात्रा पे थे, सर्बिया की यात्रा पर थे, और एक जॉर्जिया सा, जिसमें से 2 देश लास्ट के तो पुतिन के मित्र देश हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने 16 मई को चीन की ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, ये पीपुल्स पार्टी का ग्रेट हॉल है, यहाँ पे जो बड़े जैसे हमारे समझ लो संसद भवन है, वहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं है, फिर भी है, वहाँ पे मुलाकात की, और रूस के नेता के स्वागत समारोह में चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये तो नॉर्मल चीज़ है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह मौलिक महत्व का है कि रूस और चीन के बीच संबंध अवसरवादी नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट नहीं है।
दूसरा, ये किसी के खिलाफ निर्देशित नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या ये अवसरवादी है कि नहीं है। और ये किसी के खिलाफ निर्देशित नहीं है। वही चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन रूस की दोस्ती स्थायी है और एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक मॉडल बन रहा है या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की दिशा में चल रहा है। ऐसी अच्छी प्यारी लच्छेदार बातें इन लोगों द्वारा की गई है। और मेन है कि इनकी यात्रा कब हो रही है? कब हो रही है? जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध की स्थिति पर मजबूत पकड़ बना ली है और राष्ट्रपति सी अभी यूरोप के दौरे पे लौटे हैं, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बात हुई है और हंगरी और सर्बिया के नेताओं से भी मुलाकात हुई है, जिसमें से हंगरी और सर्बिया के जो नेता हैं वो पुतिन के भी मित्र हैं। तो ऐसे में ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस यात्रा को देखने के लिए ज़रा ज़रूरी है कि दुनिया के नज़र से देखा जाए तो चीन, रूस और यूक्रेन युद्ध, आज रूस के लिए एक यूक्रेन का युद्ध सबसे बड़ी चुनौती है, या कह सकते हो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके किसी भी नीतियों को निर्धारित करने में, किसी भी फैसले में। तो ऐसे में अगर रूस के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पे पहली बार मतलब इस नए कार्यकाल में पहली चीन ही गए हैं, तो इसमें कुछ निश्चित रूप से ये युद्ध वाला पहलू शामिल होगा, तभी गए हैं। जैसे देखिए 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उसके कुछ दिन पहले ही रूस ने चीन के साथ नो लिमिट स्ट्रेटेजिक साझेदारी, यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक साझेदारी में कोई लिमिट नहीं है, जैसे ऐसी दोस्ती है कि फिर उसमें कुछ देखना नहीं है कि सही है या गलत है, ये वाली समझौता इन लोगों के बीच में हुई है। और यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा विरोध करते रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि चीन की अलग, जैसे अभी ये बातें कौन कह रहा है, चीन की अलग अलग यात्राओं के दौरान जो पहले अभी चीन के और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन गए थे, उन्होंने भी कहा था, और ट्रेजरी मंत्री वित्त मंत्री जेनेट एलन गई थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो चीन की भूमिका किसमें, यूक्रेन युद्ध में अच्छी नहीं है। अमेरिका मानना है कि चीन उस तकनीक की आपूर्ति कर रहा है जिसका उपयोग रूस रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए भी कर सकता है, यानी ड्यूल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जैसे जिनका इस्तेमाल टैंक बनाने में हो रहा है, मिसाइलें बनाने में हो रहा है, और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आदि डिवाइस भी दे रहा है। और ये सिर्फ यूं ही नहीं, अगर आप रूस और चीन का व्यापार देखेंगे तो 240 अरब डॉलर से है, जिसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा इन चीज़ों का भी है। और आप कह सकते हो एक्सकवेटर या खाइयाँ, इस सब ट्रेंच आदि खोदने वाली भी चीज़ों में ये संख्या बड़ी है, जैसे मशीन टूल दे रहा है, कंप्यूटर चिप्स और अन्य दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का भी रूसी आयात काफ़ी रूप से बढ़ा है। तो ये मुद्दा है, ये रूस और चीन के संबंधों को समझना है। अब जरा सा रूस और चीन के संबंधों के इतिहास को भी देख लें कि कह तो रहे हैं कि अवसरवादी नहीं है, लेकिन कैसा संबंध रहा है। तो देखिए रूस और चीन का जो संबंध है उसमें, उसकी प्रगाढ़ता में आप मानो चाहे न मानो, चीन का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत का हमेशा से मान रहा है कि रूस जो चीन के करीब नज़दीक होता जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका या पश्चिम का दबाव है कि वो रूस को इस तरह ढकेल रहे हैं उसकी तरफ जाते हुए। बार बार ये अपनी चर्चा के दौरान भारत ये कहता रहा है। कैसे? क्योंकि शुरू में देखा जाए कि जब चीन और सोवियत संघ के बीच रिश्ते की शुरुआत हुई तो अच्छी नहीं हुई थी। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, यानी वहाँ पे लाल क्रांति होती है, माओ वहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं या अध्यक्ष जो भी कह ले कम्युनिस्ट पार्टी के। और फिर इसके बाद वो वहाँ की यात्रा करते हैं, कहाँ पे, रूस की, मॉस्को का दौरा करते हैं। जोसेफ स्टालिन वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं सोवियत संघ की। कहा जाता है कि मॉस्को में जोसेफ स्टालिन से उनको कई हफ्ते रुकने पड़े थे मुलाकात करने के लिए। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के अध्यक्ष की जो है सोवियत के नज़रों में इज्जत थी। और वो भी कहा जाता है कि एक पत्रिका में थी कि माओ को ऐसे टूटी झोपड़ी में रखा गया था जहाँ पे टूटी मेजें, यानी जितना भी हिकारत कर सकते हो वो किया जाता है, और इसको माओ ने भूला भी नहीं था। यानी जब तक माओ जीवित रहा तब तक चीन और रूस के संबंध बेहतर नहीं रहे। शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ प्रतिद्वंदी हो गए थे, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहा था हमारा अमेरिका। वो चीन के ज़्यादा करीब था क्योंकि वो चाह रहा था कि सोवियत संघ मजबूत न होने पाए। और देखिए वो परमाणु परीक्षण करता है, बहुत कुछ करता है और उसको करने देता है।
यहाँ तक कि जब चीन भारत का युद्ध हुआ था या पाकिस्तान चीन का संबंध था 71 में, तो भी वो उसके साथ ही था। तो ये दिखाता है कि शुरू में शीत युद्ध के दौरान 60 के दशक में दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक बढ़ गया था और 1969 में इन दोनों के बीच एक सीमा विवाद भी संक्षिप्त में हुआ था। ठीक है, लेकिन 76 में माओ की मृत्यु हो जाने के बाद धीरे धीरे रिश्तों में सुधार होना शुरू हुआ था, लेकिन 91 तक सोवियत संघ के पतन के बाद ये ठंडा हो गया। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद जब आर्थिक संबंध दोनों के प्रभावी होने लगे तो चीन और रूस के संबंध फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि चीन जो है रूस को एक रॉ मटेरियल, खासतौर से पेट्रोलियम सहित एक बड़ा व्यापार या पावर हाउस मानता है, साथ ही अपने उत्पादित वस्तुओं का बड़ा वो व्यापार मानता है। देखा जाए तो चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, साथ ही में एशिया में सबसे बड़ा निवेश एशिया करने वाला भी क्या है? चीन ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उनको करीब लाती गई और उसमें 2014 में एक घटना होती है, रूस क्रीमिया पर हमला करता है और वैसे में इसके बाद पश्चिम ने जो है कहीं ना कहीं इतना कड़ा प्रतिबंध और इस तरह से किया कि रूस और धीरे धीरे किसके करीब होता गया? चीन के करीब होता गया। और ये बात भारत ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं महसूस किया है कि पश्चिम ही था जिसने रूस को चीन के करीब आने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि रही है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब जब दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही है तो भारत के लिए क्या मायने है? देखिए, भारत के लिए इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे भारत चीन जब युद्ध होता है तब क्या होगा, क्योंकि हमारा चीन के साथ पिछले 4 सालों से 2020 के बाद जो है मार्च 2020 के बाद गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था, हालांकि डोकलाम से ही, लेकिन गलवान के बाद से स्थिति हमारी सेनाएं, रूस की सेनाएं तानातानी चल रही है। ऐसे में कोई अगर संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो रूस हमारा कितना साथ दे सकता है, क्योंकि दोनों के संबंध इतने मधुर हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो चिंता है कि कितना रूस किसके साथ आएगा, क्या नहीं आएगा, हमारा 60% हमारा रक्षा उत्पादों के लिए हम निर्यात पे किस पे निर्भर है? हम वहाँ से रूस से मंगाते हैं और ऐसे में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि रूस को जो है ये जो नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति हमें होती रहे, खास तौर से चीन और इसके चीज़ों को लेके। ठीक है, और कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि भारत ऐसे परिदृश्य के बारे में आगाह कर रहा है, चीन विश्लेषकों ने, जिसमें रूस जो है चीन का जूनियर पार्टनर बन जाएगा, उसके बाद क्या दिक्कत थी। लेकिन भारत को ये मेन समस्या है कि भारत नहीं चाहता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूस का रक्षा उद्योग प्रभावी हो, क्योंकि हालांकि क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि भारत ने भले ही बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू कर रखे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन ज़रूरत अगर तत्काल पड़ सकती है तो उसकी सप्लाई आदि की दिक्कत आ सकती है। हालांकि रूस और भारत के समझौते इतने मजबूत हैं कि ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी भारत के लिए चिंता का विषय है। जहाँ तक युद्ध में कि रूस किसका पक्ष लेगा, अभी तक देखा जाए तो भारत ने चीन के साथ युद्ध किया था, उस समय कुछ भी रूस का एक तरह से देखा जाए तो भले उसके साथ संबंध नहीं था, लेकिन तटस्थ ही रुख अपनाए रखा था सोवियत संघ ने। जब 71 वाला युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका आया था पाकिस्तान के साथ, तो सोवियत संघ ने अमेरिका से युद्ध का खतरा उठा के भारत के साथ किया था। लेकिन वो दूसरा दौर था, आज दूसरा दौर था, परिस्थितियां जैसी रहेंगी वैसी देखा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत भी इस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन भारत को भी पता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, और इसलिए वो चाह रहा है कि पश्चिम के देश ये निर्धारित करें कि उनका बड़ा दुश्मन चीन है कि बड़ा दुश्मन रूस है, क्योंकि अगर वो रूस पर ऐसे ही प्रेशर देते रहे तो वो निश्चित रूप से वो चीन के बिल्कुल पाले में चला जाएगा और भारत का भी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे जो आगे होगा देखा जाएगा। अगला हमारा समाचार है मेडागास्कर के बाओबाब वृक्ष। ये देखिए, इस तरह के वृक्ष होते हैं, ऊपर होंगे और छोटा सा इस तरह से इनका कैनोपी होता है, और ये बड़े विशाल वृक्ष होते हैं। इनकी लंबाई 50 मीटर से ज़्यादा जा सकती है
और सबसे बड़ी बात है कि इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, लगभग 2000 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। भारत में भी एक गोलकुंडा फोर्ट के पास इसी तरह का वृक्ष है जिसका जीवन काल 400 वर्ष से ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इनको जंगलों की माँ या फॉरेस्ट मदर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक अध्ययन किया गया है जो बता रहा है कि बाओबाब की उत्पत्ति का पता चला कि बाओबाब की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, और इनके ऊंचे और विशिष्ट आकार और पर्णपाती पेड़ हैं जो मेडागास्कर द्वीप के प्रसिद्ध रूप से पाए जाते हैं। इन्हें जंगल की माँ के रूप में भी जाना जाता है। शोधकर्ता कहाँ के हैं? यूके के, चीन के, अफ्रीका के हैं। शोध का नाम है मेडागास्कर में बाओबाब पेड़ों का उदय। ये इसको 15 मई को एक नेचर जनरल है उसमें प्रकाशित किया गया था। और इस जरा सा बाओबाब पेड़ के बारे में देखें तो ये अपनी ग्रेट हाइट या महान ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। ये 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं और असाधारण रूप से लंबे जीवन का लगभग 2000 साल तक हो सकते हैं। भारत में भी कुछ बाओबाब पेड़ मौजूद हैं जिसमें आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा किले के, अब तो खैर वो तेलंगाना हो गया है, एक पेड़ भी शामिल है जो 400 साल से अधिक पुराना माना जाता है। ठीक है, ये पेड़ जो एक प्रजाति है उसका नाम है जीनस, जीन्स नहीं जीनस एडनेसोनिया। ये इसी प्रजाति से संबंधित है। इसके 8 अलग अलग प्रजातियां होती हैं जिसमें से एक प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। उसको एडेनसोनिया टिटोटाटा बोलते हैं, या हाँ टिटोटाटा ही बोलते हैं। और हाँ डिजिटाटा, इसको एडोसोनिया डिजिटाटा बोलते हैं। और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एडोसोनिया ग्रेगोरी। ये 2 प्रजातियां एक अफ्रीका में हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की हैं। बाकी 6 प्रजातियां इसकी मेडागास्कर में ही पाई जाती हैं। यानी टोटल दुनिया में इसकी 8 प्रजातियां हैं जिसमें से एक प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है, एक प्रजाति ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और 6 अन्य प्रजातियां मेडागास्कर में पाई जाती है। ऐसे में ये देखा जाए तो इनके पेड़ के तने बड़े घेरे वाले, पतली धुरीदार शाखाएं होती हैं। स्थानीय संस्कृतियों में इस पेड़ को इसलिए भी पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें कई हिस्सों कई तरह का उपयोग, जैसे फल बीज खाने योग्य होते हैं, बीज का तेल खाना पकाने के लिए है, छाल के रेशे कपड़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी इनका उपयोग मानव इनके हर चीज़ से इनका उपयोग करता रहता है, इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अध्ययन में क्या पाया गया है? इस अध्ययन में पाया गया है कि इन पेड़ों के सामने आने वाले खतरों और उनकी आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया गया है। IUCN का संकटग्रस्त सूची, लाल सूची जो रेड सूची है, मेडागास्कर की 6 प्रजातियों में से 3 प्रजाति इन सूची में शामिल है जो कि विलुप्त के कगार पे हो सकती हैं। बाकी 3 श्रेणियों में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है। IUCN के अनुसार इनमें खतरा क्या है? आवासीय खतरा है, हैबिटेट लॉस है, इनका वाणिज्यिक विकास और पशुधन, खेती और पशुपालन के कारण इनमें दिक्कत हो रही है। और उन प्रजातियों के मामले में भी ये सही है जो सीधे तौर पर खतरे में नहीं है, यानी 3 तो खतरे में है, 3 नहीं है। और उनकी घटती आबादी से संकेत मिलता है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्तप्राय हो जाएंगी। ऐसे में उनके जेनेटिक अध्ययन की भी, विस्तृत अध्ययन की भी समझ की ये बात करते हैं। DNA अध्ययन जब किया गया तो पता चला कि ये प्रतिष्ठित बाओबाब वृक्ष सबसे पहले 2.1 करोड़ वर्ष पहले मेडागास्कर में उत्पन्न हुए थे, यानी 21 मिलियन वर्ष या 2.1 करोड़ वर्ष पहले मेडागास्कर में उत्पन्न हुए थे। वहां से ये समुद्र की धाराओं से अफ्रीका तक चले गए थे और ऑस्ट्रेलिया तक बह के चले गए हैं। यानी दुनिया में जितने भी बाओबाब वृक्ष हैं उसका स्थल क्या है? मेडागास्कर ही है। और इसमें यह भी देखा गया कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण मेडागास्कर के एडासोनिया सुआरेंजेसिस ये है, इस एक प्रजाति ये गंभीर खतरा है और 2080 से पहले इसके विलुप्त होने का ये कारण बन जाएगी अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेडागास्कर या बाओबाब वृक्ष के बारे में, बाओबाब जंगलों की जननी, मदर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।